जो हमारे इतिहास में हुआ है, जो घटित हुआ है या जो लिखा गया है, उसका अर्थ मत निकालिए, उसकी व्याख्या कीजिए। लीला कैसे समझेंगे आप? माता जानकी, आपको क्या लगता है माँ जानकी जिन्होंने राम जी का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो रोक दिया था, जो शिव का धनुष उठा लेती थी, क्या उनको इतनी समझ नहीं रही होगी कि मुझे लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं है, ये महापापी रावण आया मेरा हरण करने के लिए? हमारे अध्यात्म ने, हमारे धर्म ने सिखाया कि वो तो ईश्वर के अवतार थे। अनदेखी लक्ष्मण रेखा आपके मस्तिष्क में रहे, जिसको आपको नहीं लांघना है, क्योंकि कोई एक रावण खड़ा है जो साधु के भेष में आया हुआ है, जो जिसने भेष ही ये धारण किया है जिससे आप आकर्षित हो जाए, जिससे आप समझें कि तो बहुत सीधा साधा आदमी। किस तरह से समाज जो है वो ईश्वर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है यदि बुराई करने लगे या कान भरने वाले लोग इस तरह से। बीच में एक दौर आया था जब कवियों की बात सडनली होना कम हो गई थी, लेकिन जब हम हमारे पुराने दौर में जाते हैं, हमारे माता पिता के दौर में जाते हैं या उससे भी पहले हमारे दादाजी के ज़माने में जाते हैं, तब भीड़ लगा करती थी कवियों को सुनने के लिए, क्योंकि कवि एक तरीके से समाज का आईना होते हैं जो बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने एक अलग ही लहजे में आपके सामने वो बात रख देंगे जो कहीं ना कहीं आप सुनना चाहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते। सोशल मीडिया का ज़माना आता है, इंटरनेट का ज़माना आता है, लोग इन्फ्लुएंसर बनकर सामने आते हैं, और इसी बीच में जिन लोगों के अंदर एक कवि की पूरी, हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी क्वालिटीज़ थी, उनके भी जितने भी टैलेंट है सब निकल निकल कर धीरे सामने आते हैं। आज की तारीख में भी कवियों को वही सम्मान एक बार फिर से मिल रहा है, और ऐसे में ही मेरे साथ बैठे हैं आज गौरव साक्षी जी। गौरव जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, साक्षी जी कौन है? साक्षी मेरी धर्म पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम है। और मैं वैसे तो मेरा जो जातिगत नाम है वो गौरव सिंह चौहान है। तो बड़ा विवाद भी हुआ था जब शुरू में किया मैंने, जब अपनी पत्नी का नाम साथ में लगाया तो। लेकिन हम तो सत्य सनातन परंपरा से है, जहाँ राधा कृष्ण कहा जाता है, जहाँ सीताराम कहा जाता है। तो मेरा प्रेम विवाह था साक्षी से, तो मेरा मन था कि जहाँ जहाँ मेरा नाम जाए वहाँ पे साक्षी का भी नाम उसी तरह से, उसी सम्मान से जाता रहे। तो मैंने अपनी पत्नी का नाम उपनाम की तरह जैसे लगाते हैं अधिकांश कवि, उसी तरह से मैंने अपनी पत्नी का नाम जो है अपना उपनाम बनाया। बहुत खूबसूरत। अमूमन ये चीज़ देखने के लिए मिलती नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ से ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी। उपनाम तो लगाते ही हैं, कई जगह पर महिलाएं पति का नाम भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये चीज़ अमूमन कम ही देखने के लिए मिलती है। जी गौरव जी, यही बताइए सबसे पहले तो कि आपको कब पता चला ये कि यार मैं कवि बन सकता हूँ? क्योंकि देखिए, लिखना हर कोई चाहता है, पर उस चीज़ को एक इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना जी कि आप लोगों के दिल में जगह बना सकें और एक इम्पैक्ट डाल सकें, क्योंकि कविता जब तक दिल में जाके चोट नहीं मारती तब तक वो जहन में बैठती भी नहीं है। तो आपको ये कब पता चला कि नहीं यार, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ? ये तो क्या कहूँ मैं, ये बात 2-3 दशक पुरानी है, लगभग जितनी मेरी आयु है उतनी पुरानी बात है ये। मेरे जो काका साहब हैं श्री यशवंत सिंह चौहान, उनको अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण सरल सम्मान भी दिया है कविता के क्षेत्र में। तो मेरे काका साहब एक बहुत नामचीन कवि थे। तो पहला जो मेरे मन में ख्याल आता था, या पहली बार जब बचपन में मैं कविता लिखने के लिए उत्साहित हुआ या सुनने के लिए मेरा मन किया, तो वो काका साहब को देख के ही किया, यशवंत सिंह चौहान जी को देख के ही। तो घर से ही कविता के संस्कार थे। मेरे नाना जी बहुत अच्छे तबला वादक थे, मेरे पापा बहुत अच्छा गाना गाते थे, गायक थे। तो हमेशा से ये तो था कि किसी न किसी आर्ट फील्ड में कहीं ना कहीं, चाहे प्रोफेशनली नहीं तो भी शो के तौर पे भी, तो किसी न किसी एक आर्ट फॉर्म को मैं चूज़ करूँगा ही, है ना। तो शुरुआत में सबसे पहले मैंने गाना गाया। मेरे काका साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो हारमोनियम बजाते थे और मैं गाता था। तो मेरी आवाज़ ठीक ठाक थी, तो वो चीज़ शुरू की, और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि मैं गायकी में उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने, लिखता मैं बचपन से ही था थोड़ा बहुत। बचपन में आप कच्चा लिखते हैं। स्कूल में जितनी बार भी कविता का कंपटीशन हुआ, मैं लगभग 10th 11th 12th में लगातार स्वरचित काव्य पाठ में मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता, और डिबेट्स वगैरह में। तो मैं स्कूल के टाइम से ही आप कहें कि तो मैं कविताएं कर रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कविता लिखने में आपकी अपब्रिंगिंग और दूसरी चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? जो अपनी एक शैली बनती है, हर कवि की एक शैली होती है जी, वो शैली कैसे आती है उसके अंदर? देखिए, कविता जो है, पहले तो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है कविता। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक आप कविता से घिरे हैं। तो आप कविता से अपने आप को अलग रख ही नहीं सकते। यदि आप मनुष्य हैं, तो मैं हिंदुस्तान मैंने छोटा कैनवास रखा, अगर आप मनुष्य हैं तो आप कविता से घिरे हुए रहेंगे।
तो वो तो हर प्राणी के कण कण में है कविता, उससे कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, कविता लिखना जो है या उसको कैसे मैंने और डेवलप किया चीज़ों को, तो जब मैं इंदौर शिफ्ट हो गया था, जब मेरा विवाह भी हो गया था, तो उसके बाद मैं अलग अलग छोटे जो गोष्ठियाँ होती थी उसमें मैं जाता था। तो वहाँ पे जाके मैं और लोगों को सुनता था। मुझे पढ़ने का शौक़ था, कवियों को सुनने का शौक़ था। तो मैं अलग अलग यूट्यूब तब माध्यम बन चुका था, तो उसके माध्यम से मैं सुनता था, पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। तो वहाँ से चीज़ें जो है शब्दकोश बढ़ता गया। कई सारी जब चीज़ें पढ़ी तो कई सारी स्टोरीज़ जो है माइंड में आई। रामचरितमानस पढ़ी, कई उपन्यास पढ़े, मृत्युंजय पढ़ा, रश्मिरथी पुस्तक पढ़ी है ना, दिनकर जी की लिखी हुई। और भी कई सारी ऐसी किताबें, नीलोत्पल मृणाल भैया हैं हमारे समय के बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी तीनों मैंने उपन्यास उनके पढ़े हैं। अभी शिवाजी पर एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ मैं, एक महाराष्ट्रीयन लेखक का, मुझे अभी नाम उनका क्लिक नहीं हो रहा है। तो मैं अभी शिवाजी पे काम कर रहा हूँ। तो लगातार पढ़ते रहने से शब्दकोश बढ़ा, स्टोरीज़ बढ़ी, तो फिर कविता में मैच्योरिटी आने लगी और कविताएँ जो है और सरल होती गई। लेकिन एक चीज़ आती है कि आपको अगर आज की तारीख में यूथ से कनेक्ट करना है, जी तो कहीं ना कहीं आपको उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी उठाना पड़ता है। जी तो आपको क्या लगता है आज की तारीख में यूथ क्या सुनना चाहता है? सर, मेरा ऐसा मानना है, या ऐसा है ही, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है वो कभी भी कोई किसी समय के हिसाब से अलग नहीं हुआ। अभी कह देते हैं कि ये जेनज़ीज़ हैं और ये वगैरह वगैरह, लेकिन जो 18 से 25 तक की आयु होती है, इसमें सबको प्यार होना ही है, सबका दिल टूटना ही है। सारी चीज़ें वही हैं जो पहले हुआ करती थी, जो मेरे साथ हुई है, जो आपके साथ हुई है, आप भले ना माने यहाँ पर जो हर एक लड़के के साथ हुई है, हर एक लड़की के साथ हुई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब मैंने कविता लिखना शुरू किया था, तब मैं ओज की कविताएँ लिखता था। लेकिन मैं जब परिपक्वता की ओर धीरे-धीरे, अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, अभी सीख रहा हूँ, लेकिन जब थोड़ा-सा और मैच्योरिटी आने लगी पोएट्री में, तो उस समय कुमार विश्वास सर काफ़ी ज़्यादा वायरल थे और उनको काफ़ी सुना। तब समझ में आया कि कविता कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए, कैसा कहन होना चाहिए, किस तरह के शब्द लगाए जाएँ जो आज के व्यक्ति को भी कनेक्ट करें और आज से 50 साल बाद के व्यक्ति को भी कनेक्ट करें और आज से 20 साल पुराने व्यक्ति को भी कनेक्ट करें। तो ये चीज़ें होती चली गई और जो अनुभव कुमार किया विश्वास जी की आपने बात करी, उनकी कोई कविता जो आपको बहुत पसंद हो? सर, उनकी कोई एक बताना तो मतलब मैं क्या कहूँ। वो तो मेरे लिए भी मुश्किल है, मुझे कविता नहीं आती फिर भी। हाँ, सर का एक गीत है, हाँ, वो मैं मतलब ये मान के चलिए कि मैं जब कार ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं लगा देता हूँ वो वीडियो और सुनता हूँ। वो गीत मुझे बड़ा पसंद है। हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें। वो जब ये गीत सुनाते हैं तो वो ऐसा कहते हैं इसकी भूमिका में कि वो अपनी उस प्रेमिका को याद करके सुनाते हैं, जिसके कारण वो कुमार विश्वास हो गए। हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, कितने का की है प्यार कर तुम्हें, हार गया तन मन। ये गीत जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा ही गीत है, या मैंने ही जिया है इस गीत को, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ये सब घटित हुआ है। आप जैसे कितने लोग फिर इस चीज़ को फील करते होंगे, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि एक कवि की कला ही वो है जी कि वो कितने लोगों को अपने शब्दों के साथ पिरो सकता है एक साथ। जी जी जी। आपने मंच की बात करी थी कि आपने मंच पर कवियों को देखा, तो शुरुआती दौर में आप किन से इंस्पायर हुए थे? सबसे पहला इंस्पिरेशन तो घर पे ही था, जैसे मैंने बताया। हाँ। और सबसे ज़्यादा, या मेरे आयु का या मेरे समय का, आप मुझे नहीं लगता कि ऐसा हिंदुस्तान का कोई मतलब कोई व्यक्ति होगा जो इस आयु वर्ग का होगा, वो डॉक्टर कुमार विश्वास के अलावा किसी और से प्रभावित हुआ होगा। तो मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि मैं सर से बहुत प्रभावित हूँ और मैं आज भी उनके वीडियोस देख के सीखता हूँ कि ये होना चाहिए, इस तरह की प्रस्तुति हो, इस तरह का काम। सोशल मीडिया को आप कितना मानते हैं कि आज के समय में जो हर एक कवि के लिए जो एक अवेयरनेस बढ़ी है, उसके लिए आप सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और हमारे लिए तो बहुत, मतलब हम जिस समय में आए तो उसका ये बहुत चरम पे है और अच्छा है। आपका काम पहुंच जाता है जहां तक पहुंचना चाहिए। आपको कहें कि अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना काम किसी को जचवाने के लिए। अगर आपने अच्छा कहा है, अच्छा लिखा है, तो वो चीज़ वायरल हो जाती है और उस उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंच जाती है और आपको काम मिलने लगता है। आप जैसे आपने सम्मेलनों की बात करी, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि लिख तो फिर भी लोग लेते हैं, लेकिन अपने लेखन को स्टेज पे जाकर परफॉर्म करना, ये एक अलग गट्स वाली बात होती है कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, नेगेटिविटी का डर रहता है, क्रिटिसिज्म का डर रहता है।
तो आपके लिए वो शुरुआती दौर कैसा था? सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कवि सम्मेलन जो है, या जो जो कविता जो विधा है, वो वाकई में दो तरह से है। एक तो आप लिखते हैं, और दूसरा जिस जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, या जो कवि सम्मेलनीय जगत है, वहाँ वो परफॉर्मिंग आर्ट भी है एक तरह से। आपको परफॉर्म भी करना है स्टेज पे। तो वहाँ पर वो सम्मोहन क्रिएट करना, या अ, वो एक ओरा बनाना आपकी कविता से, वो एक अलग कला है। आपने कितना ही अच्छा गीत लिखा हो, कितने अच्छा छंद लिखा हो, लेकिन लेकिन अगर आप उसका प्रस्तुतिकरण उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आप उतने अच्छे से उसको नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो इस विधा के लिए फिर आप नहीं बने हैं, या कोई नहीं बना है। तो वो सर, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान वाली कहानी है। तो शुरुआत में तो मैं भी नर्वस रहता था, और मुझे भी डर लगता था। डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है। ऑडियंस आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल प्ले करती है? एक अच्छी ऑडियंस आप किसको कहेंगे? ऑडियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर। ऑडियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सम्मोहन का सिद्धांत ये कहता है कि आप तब तक किसी को सम्मोहित नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद सम्मोहित ना होना चाहे। या उसका समर्पण आपके प्रति ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अगर वाकई में सुनने वाले हैं, और वो इस माइंडसेट से आए हैं कि आपको सुनना चाहते हैं, वो केवल कवि सम्मेलन की बात नहीं है सर। आप किसी अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट में जाएंगे, तो टिकट खरीद के जो आदमी जाता है, तो जिस दिन उसने टिकट का पैसा दे दिया, ये तय है कि मैं सुनने जा रहा हूँ, वो इस माइंडसेट से जाता है। तो ये हर क्षेत्र, हर विधा के, जो किसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में जाता है, तो वो पूरी तरह से अपने अनुशासन में वो सारी तस्वीरें देखेगा। वो तभी देखेगा जब वो तय करके घर से निकला है कि हाँ, मुझे ये सब देखना है। तो ये तो हर क्षेत्र, हर जगह है सर। ऑडियंस का तो खेल है ही। ऑडियंस, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जैसे किसी पोएट से अगर वो कनेक्ट हो गई है, तो जो रिस्पॉन्स उस कवि को उस कविता के दौरान मिलता है, वो उस कवि को और ज़्यादा एनर्जेटिक भी कर देता है। कई बार मैंने देखा है कि एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है फिर वो कवि, मतलब जो उसका भाव निकलता है फिर उसके बाद। जी जी। एक सिंपल सी कविता को भी जिस थ्रो के साथ में जो पिच का हमारा खेल होता है, हाँ हाँ। कई बार वो भी चेंज हो जाता है पूरा। हाँ सर, ये फिर मैं कहूँगा, ये सिर्फ कविता में नहीं है। हाँ, ये हर उस परफॉर्मेंस में है। यदि आप सिंगर हैं, और अगर आपको कहीं इस तरह की ऑडियंस मिल गई जो बहुत कमाल है, जो बहुत डूब के सुन रहे हैं, जो एक अलग स्तर का आपको स्नेह दे रहे हैं, तो सर, प्रेम के तो ईश्वर भी प्यासे हैं, तो कवि क्या करेगा, कोई आर्टिस्ट क्या करेगा। तो जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ जनता स्नेह देती है, तो बड़े बड़े नेताओं के तो पेट डगमगा जाते हैं। हम थोड़ा सा उत्साह में तो आ ही सकते हैं सर। गौरव जी, एक सवाल है कि एक कविता में या एक कवि में जी। और शायर में क्या अंतर होता है? ये वैसे तो कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें होता नहीं है। आप उर्दू में कहेंगे तो शायर है, जो अशार कहते हैं, जो शेर कहते हैं, जो गज़ल कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे तो कवि हैं। लेकिन उर्दू का एक अलग व्याकरण है, अलग पूरा विधान है। हिंदी का एक पूरा अलग व्याकरण, अलग विधान है। बहुत सारे हिंदी कवि हैं जो उर्दू की शायरी भी करते हैं, है ना। वो हिंदी में भी अच्छे गीत कहते हैं, छंद कहते हैं। बहुत सारे उर्दू गज़लकार हैं जो हिंदी के भी छंद बहुत अच्छे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों की व्याकरण अलग अलग है। तो जिसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, वो अंग्रेजी माध्यम का पोएट छात्र, हो गया। हाँ, वो पोएट हो गया। जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, वो कवि हो गया। जिसने उर्दू से की, वो शायर हो गया। बहुत एक सिंपल सी बात मैंने देखी थी, जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें उनने कहा था कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इस फील्ड में आना है। जी स्टेज परफॉर्मेंस तो बात की बात है, जी जी। उसको आप थोड़ा इलैबोरेट कर पाओगे? हाँ, शब्द विन्यास जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए, हमारे बड़ों ने कहा कि कवि जो है वो समाज का दर्पण होता है। आप जैसी भाषा बोलेंगे, ये समय आज से 10 साल बाद जब आपके पुराने समय में आके आपको पढ़ेगा या सुनेगा, तो वो तय करेगा कि उस समय का समाज कैसा था। अगर मेरी भाषा बहुत आम हो जाएगी, या बहुत एकदम निम्न हो जाएगी, आम गलत शब्द है मुझे लगता है, बहुत निम्न हो जाएगी, तो जब 20-25 साल बाद जब लोग इस वीडियो को देखेंगे या मुझे सुनेंगे, तो वो उस समय तय करेंगे कि उस समय का जब गौरव जी रहे होंगे या कोई और कवि रहा होगा, तो उस समय का समाज कितना सामान्य रहा होगा या कितना निम्न रहा होगा। और अगर मेरी वोकेबलरी या मेरी जो बातें हैं या मेरे जो शब्दों का चयन है वो उत्कृष्ट रहेगा, तो उससे एक सभ्य समाज की उस समय के लोग कल्पना कर पाएंगे कि हाँ, उस समय भी इस तरह की अच्छी बातें हुआ करती थी। एक कवि को जैसे अच्छे श्रोता चाहिए होते हैं, जी जी। तो एक कवि को खुद अपने आप में एक अच्छा श्रोता होना कितना ज़रूरी है? सर, सबसे पहले तो कोई कवि श्रोता ही होता है। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा कवि हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। सर, ये ठीक वैसा ही है कि आप बिना कुछ अंदर लिए आप बाहर कैसे निकालेंगे।
कविता जो है, आपने जो जिया है, आपने जो पढ़ा है, या आपके साथ जो जो कुछ हुआ है, उसका पद्यात्मक वर्णन है, ये मेरा मानना है। आपने जो अभी जर्नी की जैसे जो बात करी थी, आपकी खुद की एक डायबिटिक हिस्ट्री रही है। जी जी एक कवि होने के नाते ऑब्वियस सी बात है, आप लिखते हैं तो आपका एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो होता है जी वो लिखने में भी रिलीज़ होता है। और कई लोग कहते हैं कि आप लिखिए, आपको जो फील हो रहा है बस वो लिखिए। लेकिन उस दौर के बारे में आप मुझे बताइए कि आपने आखिर उस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया था? क्योंकि एक विचारक होने के नाते ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी विल पावर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। क्योंकि लिखना कहना आसान होता है कि यार लिख लो, आज 10 में से 8 लोग जब काम करना शुरू कर देते हैं तो वो लिख पाते ही नहीं है। सिग्नेचर कर लें बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो ऐसे में उस विल पावर को यूज़ करके या कैसे आपने फिर उस चीज़ को पूरा समझा था, वो थोड़ा सिनेरियो आप मुझे बताइए। सर, जब डायबिटीज़ मुझे हुई तो देखिए, जब इस तरह का कुछ होता है ना आपके जीवन में घटित, तो आप कितने स्ट्रांग हो, आपका विल पावर कितना ही बहुत अच्छा क्यों ना हो, धक्का तो लगता है साहब, दिल टूटता है, सारी चीज़ें होती हैं। चाहे आप कितने आप ईश्वर क्यों ना हो, या आप ईश्वर के रूप में इस धरती पे क्यों नहीं आपने अवतार लिया हो। अगर आप कृष्ण जी की भी कहानी सुनेंगे या राम जी की भी, तो जब भी उनके साथ जो चीज़ें हुई, प्रभु श्री राम को मैं इसमें अपवाद मानता हूँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो उतना फील नहीं, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, मुझे विरह जो है अनुभव मैं करता हूँ। ठीक है, तो जब अच्छी या बुरी चीज़ें होती है तो मन में लगती है बातें, अच्छी होती तो खुशी भी होती है। तो डायबिटीज़ हुई थी तो बहुत मैं दुखी था, अत्यधिक दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब मैं इस स्थिति में था कि अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं हूँ इस दुनिया में। मैं एक डायरी लेके आया घर पे, और मेरे बैंक के जितने पासवर्ड्स थे, मेरे फेसबुक के आईडी पासवर्ड वगैरह, एटीएम के पासवर्ड, सब कुछ मैंने, और भी किसी को यदि कुछ उधार दे रखा हो या किसी से मैंने ले रखा होगा, या क्या ईएमआईज़ चल रही है, क्या होना है क्या नहीं, कहाँ सेविंग्स है, सारी चीज़ें मैंने एक डायरी में लिख के और ड्रॉ में रख दी थी। और पत्नी को बताया कि ये, जब मैंने उसको बताया तो वो भी रोने लगी और मैं भी बहुत रोया ये करते हुए। बहुत भावुक वो समय था, और बहुत, मतलब कैसे मैं उससे निकल पाया, ये तो सब ईश्वर की कृपा है मुझे लगता है। हुई कैसे थी आपको? अलग अलग इस पे कहानियाँ हैं। चूँकि मुझे कोविड हो गया था तो आफ्टर कोविड शायद उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि पिताजी को थी तुम्हारे, तो ऐसा कहते हैं ये वंशानुगत होती है, दादी जी को हैं, पिताजी को थी, तो मुझे होना थी। इस बात का तो मुझे बहुत पहले ही पता था कि उम्र के किसी पड़ाव पे डायबिटीज़ होगी, क्योंकि पिताजी को है करके। लेकिन जब मुझे डायबिटीज़ हुई थी तब मैं 27-28 साल की मेरी आयु थी। इतनी कम उम्र में ऐसा हो जाना, करीब 5 बरस के आसपास मेरा बेटा था, और मैं बहुत ज़्यादा डर में था सर उस समय। इसकी रिवर्सल को लेकर फिर आपने कैसे क्या काम किया, कैसे कैरी आउट किया उन चीज़ों को? हाँ, तो श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि ज़्यादा समय जो है आप नकारात्मक चीज़ों के बारे में न सोचते हुए जीवन चक्र को कैसे चलाया जाए उस पे विचार करें और मूव ऑन करें चीज़ों से। थोड़े समय दुख रहा, सारी चीज़ें जो एक होनी चाहिए वो हुई। फिर मैंने फरहान अख्तर साहब का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने रिवर्स डायबिटीज़ पे, वो रील थी शायद, मेरे सामने आई और मैंने उसको देखा। तो उसमें उन्होंने बताया था कि 2 तरह की डायबिटीज़ जो होती है, टाइप 1 टाइप 2, जिसमें मुझे टाइप 2 है, जो जिसमें पेंक्रियास कम काम करने लग जाता है, पूरी तरह से डेड नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनकी आयु कम है, जो यूथ है, युवा हैं, और उनको यदि टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो डाइट के द्वारा और अपने जीवन में एक्सरसाइज को ऐड करके अपना डे टू डे लाइफ जो है वो चेंज करके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो बस मैंने ये वीडियो देखा और मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि ये मैं करके रहूँगा। राज साहब का एक शेर है कि सितारे नोच कर ले जाऊँगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। तो बस मैंने तय किया और मैं निकल पड़ा। इसका आपने मतलब क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्या क्या आपका प्लान था, किसने आपकी हेल्प करी इस पूरी जर्नी में? सर, इस पूरी जर्नी में यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने हेल्प की तो वो एक्सरसाइज ने की, जिम ने की। जिम पे बहुत सारे लोगों के वो है, अच्छा है, बुरा है। मुझे एक कोई एक्सरसाइज शुरू करनी थी तो मैं 2-3 चीज़ें कर सकता था। मैं रनिंग कर सकता था, मैं ठीक ठाक डांस भी कर लेता हूँ, तो मैं जुम्बा वुम्बा कर सकता था, योगा भी कर सकता था।
लेकिन मैंने जब मैं स्कूलिंग में रहा तब मैंने जिम की थी बहुत पहले, तो मैंने सोचा कि मैं उसी को करता हूँ, मैं कम बैक, मैं जिम वापस से शुरू करता हूँ। मैंने जिम करना शुरू किया और एक, मैं किसी चीज़ की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है जिमिंग की, कि यदि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे शेप में आने लगती है। जब आपकी बॉडी शेप में आने लगती है तो आपको मोटिवेशन बढ़ते जाता है कि अच्छा अभी ट्राइसेप निकल आया, अभी बाइसेप निकल आया, अब मैं थोड़ा और सुडौल हो गया हूँ। तो वो जिम धीरे 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 आपको और मोटिवेट करते रहता है, तो आप लगे रहते हैं। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको फिजिकली एकदम से चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो मुझे चाहिए था एकदम मोटिवेशन कुछ। तो जब मैंने जिम शुरू किया तो डायबिटीज़ चरम पे था। मुझे करीब मेरी जब रैंडम शुगर भी आप ले लेते तो 480 के आसपास आती थी, 480 450। 2 टाइम इंसुलिन लगना, लगभग 2 या 3 टाइम में दवाई। इंसुलिन पे आप जा चुके थे? हाँ, इंसुलिन पे जा चुका था मैं। 2 या 3 टाइम में दवाई लेता था इंसुलिन के साथ साथ, तो तब कंट्रोल रहती थी शुगर। मैंने जिम शुरू किया, धीरे धीरे करके एक समय का इंसुलिन बंद हुआ, फिर 2 समय का, फिर 1 समय की दवाई, 2 समय की दवाई, और अब स्थिति ये है कि मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ पिछले 6-8 महीने से, और मैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुका हूँ। इसमें मतलब जिमिंग को लेकर आपने किसकी हेल्प ली, मतलब किसी कोच को कंसल्ट किया था या आपने खुद ही पूरा डिज़ाइन किया था? सर, मैंने जैसा पहले कहा कि मैं बहुत पहले जिम कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत हद तक तो अनुभव था। और मैंने कोई किसी से पीटी वगैरह नहीं ली। और अच्छा, जिम और एक्सरसाइज को लेके मेरा अपना निजी मत ये है कि ये आपके घर के जितना करीब होगा, आप उतना रेगुलर कर पाएंगे। अगर आप किसी हाई-फाई जगह चले गए, बहुत ही हाई-फाई, एक ठीक-ठाक जगह जाना ही चाहिए जहाँ पे व्यवस्थित सारी मशीनरी हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके स्ट्रक्चर को चेंज करने में और सारी चीज़ों में। लेकिन आप, ऐसा है कि मैं अपने शहर की सर्वश्रेष्ठ जिम या सर्वश्रेष्ठ योगा क्लास या सर्वश्रेष्ठ ज़ुम्बा या सर्वश्रेष्ठ पुल में जाके ही तैरूँगा, ऐसा सोचेंगे और वो घर के आपसे बहुत दूर है, तो आप चले तो जाएँगे, आप शुरू कर देंगे, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। तो मेरे घर के जो सबसे समीप वाला, जो ठीक-ठाक मेरे बजट का, जहाँ मुझे सहूलियत सारी मिल गई, वो जिम था, वहाँ मैंने शुरू किया। और ख़ुद के कुछ अनुभव थे ही, और वहाँ के जो ट्रेनर थे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे करो, और फिर चीज़ें होती चली गई। अब तो हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, डायबिटीज़ में क्या होता है कि डाइट आपने एक फ़ॉलो करी, जी, जी। लेकिन डायबिटीज़ के कारण आपकी जो डाइट होती है वो ऐसा नहीं कि आपने बुखार में एक गोली खा ली और वो ठीक हो गया, अब आप नॉर्मल हो। हाँ, हाँ। उसके बाद आपको डाइट अपनी थ्रू आउट लाइफ के लिए चेंज करनी पड़ती है। जी। तो आपने अपनी डाइट में क्या चेंजेस किए थे तब, और आज जब आप बोल रहे हो कि आपने उसको रिवर्स कर दिया है, हाँ, हाँ। तब आपने किन चीज़ों को वैसा ही रखा है अभी भी? मैं अभी भी बहुत चूज़ी हो गया हूँ खाना खाने में, और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सँभल के करता हूँ। मैं बहुत वैसा था, फूडी टाइप का था, और रोटियाँ खूब-खूब खाना और दौड़ना, भागना, और एक बैठक पे ही ढेर सारा खाना। तो जैसा कि डायबिटीज़ में आमतौर पे बताया जाता है, मैंने लगभग वही फ़ॉलो किया। मैंने जो अपनी डाइट है उसको टुकड़ों में डिवाइड किया। आज भी मेरा रूटीन ऐसा ही है। सबसे पहले मैं उठता हूँ सुबह, मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी पीता हूँ। उसके बाद नित्य कर्म अपने, और फिर नीचे जाता हूँ हॉल में। फिर मेरी माताजी कोई एक फल जो है वो कट करके रखती हैं। डायबिटीज़ में केला मना ही है, पपीता मना ही है, लेकिन चूँकि मैं जिम जाता हूँ सुबह, तो वो अब मना ही नहीं रही मेरे लिए। तो मैं सुबह जो है 1 या 2 या 3 केले खाता हूँ, या लगभग आधे से ज़्यादा पपीता मैं मॉर्निंग में खाता हूँ, और यही मेरा प्री वर्कआउट होता है। उसके बाद हल्की मीठी चाय मैं मॉर्निंग में पीता हूँ। ये लेके मैं जिम चला जाता हूँ। जिम में पूरी मेहनत से एक्सरसाइज करता हूँ। जिम से जस्ट आने के बाद प्रोटीन शेक मैं ले रहा हूँ। प्रोटीन शेक लिया, उसके बाद नहाने गए, नहा धो के रेडी हुए। रेडी होने के बाद लंच किया। लंच में वही सामान्यतः 3 रोटियाँ, जो घर में सब्ज़ी बनी है, अधिकांशतः दाल होती है, वो खाया, और टिफ़िन लेके मैं निकल गया। टिफ़िन में प्रायः मूंग की दाल का चिला, या काले चने जो होते हैं वो, उसमें मूंग भी मिला देती है माताजी, इस तरह का मेरे लंच में होता है। वो करीब 3 बजे के आसपास वो खाता हूँ। फिर शाम को यदि भूख लगती है 6 बजे के आसपास, तो नारियल पानी पी लेना, या मार्केट से एक एप्पल ख़रीद के खा लेना। तो ये सारा चीज़ें। और रात में 2 मिसी रोटी, मिक्स रोटी जिसको हम कहते हैं, वो, और कोई भी लिक्विड वाली सब्ज़ी जिसमें रसा हो, ऐसी कोई सब्ज़ी, मैं रोटी प्रॉपर चूर लेता हूँ, उसमें वो भरपूर सब्ज़ी डालता हूँ, और चम्मच से उसको मैश करके फिर वो मैं खाता हूँ। और ये खाने के बाद मैं रात में सोने से पहले 2.5 किलोमीटर चलता हूँ मेजरमेंट के साथ।
ये आपकी अभी प्रेजेंट की डाइट है? ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले एक सवा साल से। जब लेकिन आपने वो डायबिटीज़ के एकदम चरम पे आप थे, हाँ हाँ। तब आपने क्या ड्रास्टिक चेंज किया था? तब तो कुछ भी नहीं था ना सर, तब तो कुछ भी खाओ। तब जब डायबिटीज़ में जब मैं उससे सफ़र कर रहा था, तब तो ये नियम बना हुआ ही नहीं था। एक बार में बैठे 8 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली। नहीं, जब आपको पता चला कि अब ये सीवियर डायबिटीज़ मुझे हो चुकी है, हाँ हाँ हाँ। अब तो आपने कंट्रोल कर ली है, हाँ हाँ। तो आप इस डाइट पे आ गए, तब भी आप यही डाइट फॉलो कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, तब तो ऐसा था कि जब एकदम पता चल गया था कि बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, तब बोलते थे कि भाई टुकड़ों में खाओ, है ना, रोटी कम करो, मीठा बंद करो। तो मीठा तो बंद हो गया था। अभी जो मीठी चाय का मैंने जिक्र किया, या कभी कभी मैं मीठा थोड़ा बहुत खा भी ले रहा हूँ अभी, तो पूरा जीरो कर दिया था वो। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, चाहे कुछ हो जाए, एकदम से बंद हो गया था। और ये जो अ, ये एकदम से इतनी रोटियां खाना और ये सारा, ये भी बंद कर दिया था डॉक्टर ने। टुकड़ों में खाओ, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह का लगभग था, मतलब ऐसा। लेकिन तब ये उसमें ये जो सुबह फल खाना या शाम को ब्रंच लेना, ये सारी चीज़ें नहीं ऐड थी। 2 टाइम लंच कर रहा था बस, यही एक आम आदमी जो प्राय करता है, बीच में थोड़ा हल्का फुल्का। तो तब हल्के फुल्के में क्या खा रहे थे, कभी हम तो इंदौर ये सेव परमल लेके खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए जो कि मैदा है, कितना हार्मफुल है, कभी सैंडविच खा लिया बीच में भूख लगी तो। डायबिटीज़ में कहते हैं कि कहते हैं और होता भी है कि भूख लगती है तो बहुत तेज़ भूख लगती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सैंडविच खरीद के खा लिया। अब सैंडविच नहीं खाना चाहिए, मसाला सैंडविच, चीज़ सैंडविच, बटर है उसमें, ये सब तो बेकार ये है। आप उस टाइम पे खा रहे थे? हाँ, खा ही रहे थे सर। और जो ये दवाइयों का बोलते हैं कि एक बार आपने डायबिटीज़ में दवाइयाँ शुरू कर दी, तो फिर वो बंद नहीं होती, तो आपकी बंद हो गई हैं, आप बोल रहे हैं जैसा कि, जी तो वो हो गई हैं बंद? हाँ, बिल्कुल हो गई हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आप मुझसे मिलिए, मैं जाग रहा हूँ और मैं जीवित हूँ। लेकिन हर बीमारी का ये मेरा निजी मत है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सर। मेरे एक्सपीरियंस मेरे अपने एक्सपीरियंस है। अब जिसका बॉडी स्ट्रक्चर या जिसका सब कुछ मेरी तरह रहा होगा, जैसे फरहान अख्तर का हुआ, मैंने उसको अप्लाई किया, मेरा ठीक हो गया। तो जो इसको अप्लाई करे उसको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उसको करना चाहिए। लेकिन किसी भी बीमारी में कोई भी काम आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो विल पावर कितना बड़ा रोल विल प्ले पावर करती बहुत है? बड़ा रोल प्ले करता है सर। विल पावर से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये बात बिल्कुल सच है। यदि आपने पूरे मन से तय कर लिया है कि मुझे ये करना ही है, आप और हम जो यहाँ बैठे हैं सर, हम अपने विल पावर से ही यहाँ पे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आपके कवि वाले जीवन पे वापस आते हैं। जी मैंने देखा है अक्सर कवि जो होते हैं वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो लेकर चलते ही हैं, जी। मतलब आप ये बहुत नहीं कम नहीं सर, कवि देखेंगे। क्यों, मैं मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन लेकिन रखता है। ओपनली बोलने में तो थोड़ा सा हिचकिचाता हाँ हाँ। है ना? तो आप मुझको, लेकिन सबसे पहले अपन इससे शुरू करते हैं कि आज का जो यूथ है जी वो ओपन माइक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। जी जी अभी भी आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, ओपन माइक हो गया, इसका कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा जी है। जी। एक तरीके से देखा जाए तो एक ज़माने में जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, अब वो ओपन माइक की शक्ल ले चुके हैं, लेकिन उसमें कई तरह की कॉमेडी होती है। देखिए, कुछ तो बहुत अच्छी होती, बहुत सुंदर होती है, लेकिन कुछ उस स्तर पे भी चली जाती है जिसको कि आप एक परिवार के साथ देखकर तो बैठकर एंजॉय नहीं कर सकते। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिना किसी लाग लपेट के मैं बहुत कट टू कट कहता हूँ कि ऐसी कोई भी भाषा जो कि आपके समाज में होने से ये बताए कि इस समय का समाज कैसा था, वो भाषा आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें जो संस्कार मिले हैं मंच पे जाने से पहले, मंच जो है सरस्वती का मंच होता है, वहाँ पर तो हम कई बार जूते, अगर सरस्वती माता की तस्वीर मंच पे होती है तो हम जूते पहन के भी नहीं जाते कई बार। तो वहाँ से गाली गलौच और ये सब, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। ये जो वायरलिटी है, ये जो स्टारडम है ना, ये बहुत बहुत, हम कई बड़े नाम हैं। अभी एक पॉडकास्ट आप बड़े रैपर का देख रहे थे, तो किसी जगह हुआ वो, तो उनका जो एक गाली वाला एक गीत वायरल हुआ था, तो क्या वो जीवन भर वो कर पाए? एक बहुत बड़ी पोर्न आर्टिस्ट, एक पोर्न स्टार है जो अपने समय की शुरुआत में पोर्न वीडियो बनाती थी, फिर वो वापस वो जो समाज में जो होने वाले काम है वो करने लगी ना, बॉलीवुड में आके फिल्म बनाने लगी, हम आप सब उसका नाम है। तो ये बहुत छोटे समय के काम है, ये वायरल होने के लिए आदमी करता है। लेकिन इसके दूरगामी आप सोचें कि अगर आप इस तरह की गाली गलौच वाली कॉमेडी करके अगर आपको कोई
कपिल शर्मा बना देगा तो वो नहीं बन पाएंगे आप। कपिल शर्मा इसलिए कपिल शर्मा है क्योंकि वो समाज में सुनने योग्य हास्य करते हैं। इस तरह का काम करके कोई भी थोड़े समय के लिए वायरल हो सकता है, लेकिन उसका काम दूरगामी नहीं होगा। लेकिन गौरव जी, एक्सेप्टेंस तो मिलती है। सर ऐसा है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, जो नकारात्मक वीडियोस हैं ना, या नकारात्मक जो कंटेंट है ना, वो सबसे जल्दी वायरल होता है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये लीजिए सुट्टा मारिए, तो आप पहली फुर्सत में आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब मैं कहूँ कि जैसे मैंने जिम शुरू किया, आप करें तो आप कर पाएंगे क्या? लेकिन आप भी जानते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम या दूरगामी परिणाम कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं। तो बुरी चीज़ें निश्चित रूप से जल्दी वायरल हो जाती हैं, जल्दी वो हो जाती है, थोड़े समय के लिए कमाई भी कर लेते हैं लोग, लेकिन ये लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। जब गूगल हेडक्वार्टर में किसी को भारत से बुलाया जाना होगा, तो वो बस्सी नहीं होगा, वो डॉक्टर कुमार विश्वास ही होंगे सर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि इस चीज़ को ना लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जी जी लेकिन जब तक वो लोग इस चीज़ को समझते हैं ना, एक नया आदमी उसी जॉनर का फिर खड़ा हो जाता है। जी जो चीज़ मैंने देखी है कि कोई एक ख़त्म हुआ तो सेम उसी टाइप का एक और आ जाता है, कुछ नयापन लेकर आता है, और पब्लिक फिर उसी क्यूरियोसिटी के साथ में उसको देखने लगती है कि यार ये क्या लेकर आया, ये क्या लेकर, और ओवर द टाइम फिर वही चीज़ होती है जो आप बोल रहे हो कि एक डिक्लाइन आता है और वो गायब हो जाता है, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है। खैर, लेकिन ये एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है जो ऐसा लगता है कि एक लूप रहता है कि हर आदमी को अपनी ऑडियंस मिल ही जाती है, और कुछ लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े समय का होगा। हाँ, आप नोटिस कीजिएगा इसको, ये एक शॉर्ट पीरियड रहता है सबका हाँ इनका। हाँ हाँ, ये बहुत आप जितने बड़े सितारे हैं, आप यदि मान लीजिए कि उनको देखेंगे भी, तो शुरू में थोड़ी सी सी क्लास मूवी बनाएंगे या इस तरह से। शुरू में क्या करेंगे यार, उनको भी अपना घर चलाना, काम करना है, या कुछ ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो जल्दी वायरल हो जाए इस तरह से। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं सर, मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो आप रात में उनके खोल के देखना तो पता नहीं क्या 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 दिखाते रहते हैं, और दिन में वो अच्छे अच्छे कंटेंट। तो वायरल होने के लिए आदमी शुरुआत में ये सब करता है, लेकिन इसका लंबा ना परिणाम है ना कुछ। ये आगे जाके आपको फिर अच्छी चीज़ें करना ही पड़ती है, और अगर आप अच्छी चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आप काचा बादाम पे नृत्य करके आप स्टार नहीं बन सकते, है ना। अच्छा, आप वायरल हो ये सकते हैं। अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग करके जो चीज़ें चलती हैं, वो जो हम वायरल होने वाली बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसा कर लो कि लोग आपको मुड़कर देखें। अभी इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ है, अब आप इंदौर से हैं तो आपसे तो पूछ ही सकता हूँ मैं। उसमें एक लड़की है, वो कपड़े पहनी है नहीं पहनी है वो वीडियो देखने वाले जाने, लेकिन उसने उसमें जो किया, सबका सर तो मुड़ा उसको देखने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है मुड़ेगा ही, और उसमें कोई बुराई मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप एक बंदर को भी देखने के लिए पलटते ही हैं, है ना। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक अजीब सी मेंटालिटी है सोशल मीडिया पर आज की तारीख में, वायरल होने के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आपके साथ में आपकी फैमिली की भी रेपुटेशन जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ी। आज आप यहाँ पर बैठे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपके माता पिता देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे इसको। वो लोग इससे क्या देखेंगे, और उनके भी माता पिता देखेंगे, उनके भी नाते रिश्तेदार देखेंगे। वो लोग, मतलब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये क्या सोच हो रही है, डेवलप हो रही है आज की तारीख में? मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। एक तो सबसे पहले वायरल। आप बताइए, सोशल मीडिया के इस दौर से पहले वायरल शब्द आपने कहाँ सुना था? फीवर के साथ सुना था। तो सर सीधी सी बात है, सबसे जल्दी वायरल वही चीज़ होती है जो सबसे बुरी होती है। बुखार पाके कोई खुश होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, तकलीफ में ही आता है ना, पीड़ा में ही आता है। तो वायरल शब्द की शुरुआत ही वहाँ से हुई सर, कि आदमी को पीड़ित करने के लिए सबसे ज़्यादा संक्रमण वायरल यानी संक्रमण, ठीक है। तो ये संक्रमण का दौर है, इससे बच के रहना चाहिए। और इंदौर में जो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो सर ये छद्म नारीवाद जो है बहुत हावी है इस समय। जैसे माता जानकी के लिए उस समय लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने, ये सूडो फेमिनिज्म होता हाँ, है, सूडो जिनको समझ में नहीं नारीवाद, आता। या यूँ कहें कि फेक फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं ना। तो वैसे एक पतली सी रेखा जो है, या एक सीता रेखा, एक पुरुष की भी होती है। हमारी भी अपनी मर्यादाएं हैं। आप जब यहाँ बैठे हैं तो एक भद्र वेशभूषा में बैठे हैं। हम जब नहाते हैं तो एक अलग तरह की वस्त्र में पहनते हैं। हमारी संस्कृति में तो पूर्ण नग्न होकर नहाना भी जो है वर्जित है। सत्य सनातन संस्कृति में आप मतलब तन पे वस्त्र होना आवश्यक है। जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग, तन पे एक वस्त्र तो कम से कम होना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप ना कोई। मैं ये नहीं कहता कि कम कपड़े ज़्यादा कपड़े, ये अलग एक विषय है।
हर हर जगह, हर स्थिति, हर समाज के अपने एक कल्चर है और उसके हिसाब से उनके वस्त्र हैं। वहाँ का वेदर भी उस पे बड़ा है वो। लेकिन जिस जगह पे इस तरह का कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे वस्त्र पहन के अगर आप बीच पे इस तरह से घूम रहे होते, तो शायद वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग इस तरह से हैं। थ्री इडियट मूवी में कहते हैं ना कि थ्री इडियट नहीं, पीके मूवी में बोले कौवे ने अभी कपड़ा नहीं पहना, ये टाई लगाया होगा तो ये अजीब दिखेगा, अभी कपड़ा नहीं पहना तो नहीं। तो जहाँ सारे उस तरह के वस्त्र में हैं और आप वैसे पहने हैं तो ठीक है, लेकिन जहाँ एक सभ्य समाज है, जहाँ पे मैं अपनी 3 बरस की बेटी के साथ पकवान खाने आया हूँ 56 दुकान पे या सराफा में, या मैं अपनी पत्नी के साथ, मैं नवविवाहित हूँ, मैं अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ आया हूँ, या मैं अपनी प्रेमिका के साथ आया हूँ, या कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ आई है, या कोई माँ अपनी पुत्री के साथ आई है। ऐसे सभ्य समाज में जहाँ पे सीता का कल्चर है, जहाँ रानी दुर्गावती का कल्चर है, वहाँ पे इस तरह का अंग प्रदर्शन मेरे दृष्टिकोण में तो ये सर्वथा अनुचित है। इसके पीछे मैं कोई लॉजिक नहीं दे सकता। ये सर्वथा अनुचित है किसी महिला के लिए भी और किसी पुरुष के लिए भी। एक रील और मैं इसमें जिक्र करता हूँ, एक रील और वायरल हो रही है सर, आपका ध्यान गया होगा। कुछ लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो बॉडी की रील ऐसे पूरे नंग धड़ंग दिखाते हैं और फिर बीच लड़की मार्केट में खड़े होकर। बीच मार्केट में खड़े हो जाते हैं, फिर लड़की उस पर इम्प्रेस हो जाती है और इस तरह की रील। तो मैं किसी एक का पक्षधर नहीं हूँ। अंग प्रदर्शन, अगर आपने बॉडी बनाई है ठीक है, मैंने भी कुछ एक तस्वीरें इस तरह की डाली है, लेकिन एक ठीक ठाक सब कपड़े पहन के डाली है प्रॉपर तरीके से। तो अंग प्रदर्शन जो है वो हर जगह करने की वो नहीं है। जहाँ जहाँ जिस तरह से आपको करना चाहिए वहाँ ठीक है भाई, जहाँ जैसे कपड़े पहनने वहाँ पहनो, जहाँ नहीं पहनने वहाँ नहीं पहनो। ऐसे जहाँ सभ्य समाज में आप निकल रहे हैं तो आपको एक ऐसे कपड़े जो आप आपके पिता के सामने पहन के जा सके, जो आप अपनी माता के सामने पहन के जा सके, वो पहन के जाना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। मैंने गीत लिखा था प्रभु श्री राम पर, हमें ऐतिहासिक पात्रों से क्या सीखना चाहिए। माता जानकी से एक भूल हुई थी उस समय की, सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल है ना। ये आभा मंडल है, स्वर्ण मृग है जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये सोने के हिरण है, और सोने के हिरण नहीं होते। ये हमें हमारी कथाओं ने सिखाया। तो मैंने लिखा था कि स्वर्ण मृग की छटा जो कहीं जानकी, स्वर्ण मृग की छटा जो कहीं जानकी, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं, है परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। तो एक पतली सी रेखा जो कोई आपको खींच के नहीं देगा, वो आपको स्वयं में खींचनी है कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, गलत तो कुछ होता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, कई लोग हैं जो वोकिज़म की बात करते हैं, फेमिनिज़म की बात करते हैं, और वहीं से फिर ये फेक फेमिनिज़म भी शब्द निकल कर आया। ऐसा नहीं फेमिनिज़म शब्द कभी ख़राब हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको नरेट किया जा रहा है, एंड क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मौजूद है कि आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप ये नहीं देखोगे कि वो सही है कि गलत है जी। एंड यूथ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अक्सर उस चीज़ को लेकर ही अट्रैक्ट होता है जो गलत होती है। जैसे हमने बात करी थी नेगेटिविटी को लेकर, फेक फेमिनिज्म जो ये फैलना शुरू हुआ है और जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? और हमारे यहाँ का जो यूथ है वो अट्रैक्ट क्यों ही हो रहा है उसकी तरफ? सर आजकल के जो लड़के हैं, या आजकल के क्यों, ऐसा ये शब्द भी गलत है, आजकल के नहीं, हर समय जब कोई लड़का होता है, वो जब चकाचौंध देखता है, जब चमक धमक देखता है दुनिया की, तो उसके प्रति आकर्षित होता है। ये हम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, सब होते हैं, आप भी हुए होंगे, हम भी होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन ये थोड़ा सा वो चकाचौंध फैलाने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इसमें थोड़ी सी ईमानदारी बरतें, इसमें थोड़ी सी मर्यादाएं रखें कि वो क्या। अब सोशल मीडिया में ये हो गया सर, सोशल मीडिया के इस दौर में इसने जितने अवसर दिए इसने एक नुकसान ये भी किया है कि हर कोई जो प्रतिभावान है चाहे नहीं है, वो अपने आप को स्टार समझने लग रहा है। कुछ नहीं आता, मैंने वही काचा बादाम पे ऐसे ऐसे कर दिया, अब मेरी रील वायरल हो गई क्योंकि वो बहुत फ़नी थी, बहुत उसको देख के 1 मिनट में इतने अवसाद में हूँ, मेरे पे EMI का टेंशन है, मेरी बीवी घर जाके मेरे से पूछेगी कि आज का ये क्या बनाना है, और ज़माने के टेंशन है। मैंने 2 मिनट देखा, मेरे को आनंद आया देख के, तो वो वायरल हो गया और 10 ने और देख लिया, है ना, फिर 10 और आ गए ऐसे। तो ऐसे समय में कौन प्रतिभावान है और कौन वाकई में लोगों तक पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ों में अब चीज़ें उस तरह से फैलती जा रही है, तो लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी
समस्याजनक है। एक कवि जो होता है, जैसा कि हमने अभी बोला भी था, कि उसका पॉलिटिकल स्टैंड तो होता ही है। जी इंडिया की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, जी अभी इलेक्शंस के बाद में जो एक शिफ्ट हमने देखा है कि पब्लिक के माइंडसेट में भी शिफ्ट आया, ऑब्वियस सी बात है, तभी जो सीटें इधर की उधर हुई हैं वो हुई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आने वाले समय में क्या चीज़ें बदल सकती हैं? क्या लग रहा है आपको? तो मैं इसका अर्थ ये समझूं कि आप पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को फेवर करते नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ हैं? जी कि जैसा हमने देखा इस बार पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, हाँ, नहीं ठीक मिला। है, और क्योंकि आप कुमार विश्वास जी के फ़ैन हैं इसलिए मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, मैं यही बता जी देता जी हूँ जी कि एक शिफ्ट हुआ है। जी आगे आने वाले समय में क्या ये शिफ्ट जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो इतना खींच सकती है, या क्या पब्लिक का नेचर इतना शिफ्ट हो रहा है कि वो लोग पावर में आ सकते हैं? देखिए सर, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन सी पार्टी कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है, लेकिन ये जो अभी सत्ताधीश हैं, इनकी नीति या इनका काम करने का तरीका जो भी हो, लेकिन ये मेरा निजी मत है, ये मेरा अपना स्वयं का, गौरव सिंह चौहान का, कवि गौरव साक्षी का मत है कि इनकी नीयत बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कुछ एक काम गड़बड़ हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, कुछ 19-20 भी हुआ होगा। भाई इतना बड़ा देश है, 125-30 करोड़ लोग हैं हम, इतनी बड़ी व्यवस्था है, कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हुई होगी, कुछ छोटी हुई होगी, कुछ मोटी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ख़राब नहीं हुआ होगा या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन अभी जो ये सरकार है इसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है बहुत, मैं जो देख पा रहा हूँ या मैं जितना इस बात को समझता हूँ। और देखिए सर, ये बात कहना कि मुझे पॉलिटिक्स से क्या या मेरा क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, हम वोट करते हैं, मतलब हम भी पॉलिटिक्स से लेना देना रखते हैं, हम चुनते हैं, हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है, मैंने भी वोट दिया, तो ये बात तो तय है। तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, और इस नीयत के साथ यदि किसी भी दल का कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको होना चाहिए, लेकिन उसकी नीयत राष्ट्रवाद की हो, उसके मन में ये भाव ना हो कि इस देश को खंड खंड कर दें, इस देश का विभाजन कर दें, एक और बांग्लादेश बना दें, एक और पाकिस्तान हो जाए, कश्मीर जो है और अलग कर दें, एक और श्रीलंका खड़ा हो जाए। जो अखंड भारत में जिसका यकीन है या जिसका विश्वास ये है कि भारत विश्व गुरु बने, जो विश्वास एपीजे अब्दुल कलाम का भी था, इस तरह की सोच के साथ यदि कोई आता है तो उसका स्वागत है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। अखंड भारत का आपने जिक्र किया, जी। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? क्योंकि बहुत लोग आज की तारीख में उसको लेकर बात करते हैं। सर, हम तो सनातनी हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं सर, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अखंड भारत में दो बातें हैं सर, अगर आप क्षेत्रफल की बात करें कि वो भारत के ध्वज तले आ जाए, मुझे नहीं लगता कि जिस किसी महनीय व्यक्ति ने अखंड भारत की सोच रखी होगी उसके मन में ये बात रही होगी। मुझे लगता है वैचारिक रूप से अखंड भारत बने, हम सारे जो हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हों, और जितने जो भारत के अभिन्न अंग थे, जो राज्य थे, उनकी जो स्थिति है भारत से खंडित होने के बाद वो भी बहाल हो, और उनकी विचारधारा भी हमारी विचारधारा की तरह सरल और सुलझी हुई हो जाए, और इस तरह से भी अखंड भारत बन सकता है। लेकिन और फिलहाल की इस समय की जो सिचुएशन है, अगर आप जी। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, आप नेपाल की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, और रिसेंटली आप श्रीलंका की बात कर लें, जी। पाकिस्तान की बात छोड़ देते हैं, इन सभी जगहों पर एक अभी पॉलिटिकल शिफ्ट हमने देखा है। जी। नेपाल में भी गवर्नमेंट बदली और अब वो अमेरिका के सपोर्ट वाली आ गई। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी डोनाल्ड लू करके एक उनके मंत्री हैं, उनका नाम सामने आया कि उन्होंने बढ़िया मीटिंग वगैरह वहाँ पर करी थी। शेख हसीना ने अपने कई सारे व्याख्यानों में वो चीज़ बोली भी थी। और श्रीलंका में भी जो अब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो चाइनीज़ सपोर्टिव गवर्नमेंट है। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अपने वैचारिकता की बात करी, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली। तो अगर हम इस समय जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया में बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अमेरिका को भी अगर इंडिया के सामने झुकना पड़ रहा है तो इसीलिए क्योंकि हमारी विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है। हमें अगर रशिया से ऑयल लेना है हमारे लोगों के लिए तो हम ले रहे हैं, अमेरिका के कहने पे हम चुप नहीं हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कहने पर हम चुप नहीं हो रहे। तो ये जो एक पॉलिटिकल शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडिया के पड़ोस में, आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजिकली हो रहा है या ये नेचुरल चीज़ें जो हो रही है बस? इवन मालदीव्स में भी ऐसी ही सिचुएशन है, हमारे अड़ोस पड़ोस में यही सब चीज़ें हो रही हैं।
आपको क्या लगता है ये यहाँ पे इंडिया को वीक करने का एक बैकडोर पॉलिसी के तहत काम चल रहा है निश्चित तौर पे ये भी है। और मुझे लगता है सर, मैं एक वाक्य में कहूँ तो ये नए भारत की शुरुआत है सर। आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है सर, मेरा विश्वास। एक तरीके से एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। आप जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देख रहे होते हो जी या किसी भी जगह पर जब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आना होता है जी जी तो उसको रेजिस्टेंस तो झेलना ही पड़ता है। जी। अगर आप उस रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो, आप उसको अगर पार पा लेते हो जी। तो चीज़ें आपके लिए बदल ही जाएंगी। करेंटली अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मानिए या ना मानिए चीज़ें तो हैं, हाँ हाँ है, वो तो मैंने चीज़ें तो पहले भी हैं। कहा। हाँ हाँ, और उसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ हमारे देश की पॉपुलेशन भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है। भाई हमारे पास उतने रिसोर्सेज शायद मौजूद नहीं है। जितने तो लोग आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या बदलाव किए जा सकते हैं ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से? अगर हम एक शहर से ही शुरू करें, हम इंदौर से ही अगर बात करें, तो क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, या क्या ऐसा माइंडसेट चेंज है जो यूथ कर सकता है? देखिए सर, सारे काम सरकार नहीं करती, सारे काम सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। हम इंदौर में अभी बैठे हैं, इंदौर के ट्रैफिक को लेके पूरा जो इंदौर का प्रशासन है बहुत परेशान है। उसमें केवल प्रशासन की गलती नहीं है। प्रशासन कौन है? प्रशासन हम में से ही है। हम ही में से कोई कुछ लोग निकल के जो है वो सारा मैनेजमेंट जमा रहे हैं। आज हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई है जो शूट कर रहा है, कोई है जो बाद में एडिट करेगा, तो हम में से ही सारे लोग हैं। तो सारे काम पहली बात तो सरकार नहीं करेगी, ये हमको करना है। मैं मानता हूँ बेरोज़गारी भी एक देश का बड़ा मुद्दा है, या और भी सारे मुद्दे हैं। सर आज का यूथ काम नहीं करना चाह रहा। ऐसा आपको क्यों लगता है? आप उसको इसके ऊपर थोड़ा बताओ। मैं कवि के अलावा भी एक बड़ी कंपनी में कार्यरत हूँ। मुझे आज मेरी कंपनी में मेरे पास मुझे 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की आवश्यकता है, लेकिन सबको आके डायरेक्ट स्टेट मैनेजर बनना है, सबको सीधे पीएससी निकाल के कलेक्टर बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है। कोई व्यक्ति पहले मैं इसलिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, मैं उस संघर्ष की बात करना चाह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति पहले कार्यकर्ता नहीं बनना चाह रहा, उसको सीधे प्रधानमंत्री बनना है। वो संघर्ष देखना ही नहीं चाहता कोई भी। आज का यूथ जो है बड़ा, मतलब उसको लग रहा है कि इससे बेटर कि मैं किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जाके काम करूं। अभी अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक वैकेंसी डालिए कि मुझे एडिटर की ज़रूरत है, आपको मिल जाए तो बताना। नहीं मिलेगा, फ्रीलांस का ज़माना आ गया अब। तो ये सारी चीज़ें हैं सबको। और एक और चीज़, स्टार्टअप। मतलब हर आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं तो सीधे मतलब बिल गेट्स हूँ अब। तो ये जो चीज़ है, आदमी सीखना नहीं चाह रहा। हर क्षेत्र में ऐसा है, हमारे कविता में भी ऐसा है। मैंने आज देखिए सर, मैंने कहा ना कि कविता से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपने भी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में 2 पंक्ति तो ज़रूर लिखी होगी। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा हो गया है कि किसने 2 लिख दी पंक्ति, उसको लगना कि अब तो मैं कालिदास हूँ और वो तुरंत डालेगा। और 3 लोगों ने उसको, अरे वाह वाह क्या कर दिया, अद्भुत काम हो गया, अरे क्या बात है। तो बस वो फिर पागल हो जाता है और फिर वो रील बनाना शुरू करता है। फिर चीज़ें नहीं बन पाती, फिर वो अनाप शनाप चीज़ें बोलता है जिससे वायरलिटी मिल जाती है और फिर स्टार समझने लगता है अपने आप को। तो ये हर क्षेत्र में है सर। आज का यूथ उसको समझना पड़ेगा कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, जब मैं नौकरी मैंने करना शुरू की थी, जब मैं इंदौर आ गया था अपना सब छोड़ छाड़ के, मैंने सर 3,000 रुपये से काम शुरू किया था। आज मेरी सैलरी भी लाखों में और कवि सम्मेलन से भी अच्छी मुझे आमदनी है। तो मैंने 3,000 से पहले शुरू किया था ना सर, रातों रात तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें हमको हमारी सोच में बदलनी पड़ेगी। ये पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं बच्चों से कि मैंने 10 लाख रुपए लगा के इसको इंजीनियरिंग करवा दिया, अब ये तो मेरे को सीधा 1 करोड़ ला के दे, विच इज़ इम्पॉसिबल। आपने भी एक चीज़ बोली रातों रात सक्सेस वाली। आपको क्या लगता है आज के यूथ में वो चीज़ आई कहाँ से? पेशेंस की कमी है सर। वही सोशल मीडिया भी एक इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। धैर्य नहीं है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य से ही सारे काम होंगे। देखो अभी आप 1-2 एग्जांपल देखेंगे, वो रानू मंडल, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं, 2 चीज़ें होती है सर, एक होती है प्रतिभा और दूसरा होता है परिश्रम। प्रतिभा को परिश्रम लगता है तब वो पॉलिश होती है और वो सफलता पाती है। अगर बिना परिश्रम के प्रतिभा को सफलता मिलेगी
या मिल गई होगी तो वो अस्थायी होगी, फिर वहाँ जाके उसको परिश्रम करना है। एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, जी रोहित शर्मा और विनोद कांबली। हाँ रोहित शर्मा भी टैलेंटेड था, जी जी विनोद कांबली भी टैलेंटेड था। जी एक ने उस टैलेंट को बदल दिया सक्सेस में, रोहित शर्मा को हम देख रहे हैं। जी। और विनोद कांबली का डिक्लाइन क्यों हुआ था, मतलब सचिन तेंदुलकर की टक्कर का कहा जाता हाँ हाँ था, हाँ हाँ और क्यों डिक्लाइन हुआ उनका भी, वो भी सबने देखा। हाँ। और एक और मैं नाम ले देता हूँ चूँकि मेरे फेवरेट है, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, क्या स्ट्रगल था उनकी लाइफ में, हमने वो उनकी मूवी के माध्यम से देखा सब लोगों ने। और शुरुआत में उनकी टेक्निक शुरुआत को में लेकर कितने सवाल खड़े हुए सवाल थे। खड़े किए, है ना, चीज़ें कितनी अलग थी। लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आप निरंतर करते जाएं। एक दिन चीज़ें क्लिक होंगी। लेकिन अब समस्या क्या है, आज के यूथ में एक प्रॉब्लम ये है कि उसको रातों रात आज ही चाहिए, मतलब उसको आटा पीसना ही नहीं है। मतलब इस दौर में है जहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट हो जाता है, अब मैं फ़ोन करूँ तो स्विगी वाला घर खाना देने आ जाता है, तो उसको स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ चाहता नहीं है। तो एक तो बेरोज़गारी का कारण ये भी बनता है कि थोड़ी सी मक्कारी भी पैदा हुई है सर समाज में। ये कड़वा लेकिन सच्ची बात है। हो सकता है इसके बाद लोग बहुत मुझे कमेंट में बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है, मैं इसको मानता हूँ। स्किल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है समय, क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके यहाँ पर वैकेंसी है लेकिन लोग उस पर जाना नहीं चाह रहे हैं। और मैंने जो चीज़ एक देखी है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, कई बार होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और उसके बाद फिर वो एक डिप्रेशन के दौर में चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो मेरे दोस्त उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसके साथ पैरेलली उन लोगों ने कुछ स्किल्स के ऊपर भी काम किया। बिल्कुल किया। इससे हुआ ये कि वो लोग ना उस डिप्रेशन वाले फेज में नहीं गए। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? सर स्किल डेवलपमेंट से ही सब कुछ होना है। अब वो ज़माना नहीं है। और आज क्या सर, हर स्थिति हर समय में ऐसा रहा। आप पुराने समय में भी जाएंगे तो यही रहा। अब क्या स्थिति है सर कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पिताजी मेरे बहुत सक्षम है, मैंने 4-5 कोचिंगों की फ़ीस भर दी और मैं शुरू हो गया कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अब 5-6 साल मैंने बर्बाद कर दिए अपने। अब वो एग्ज़ाम मेरे से निकली नहीं, या एग्ज़ाम निकाल भी ली तो जो चाह रहा था वैसी नौकरी नहीं मिली। वही तो सबको कलेक्टर बनना है, सीधे कुछ बनना ही नहीं है। एमपीपीएससी पे मैं निकालूंगा तो मेरे को सीधे तहसीलदार बनना है, एसडीएम बनना है, छोटा पद चाहिए ही नहीं। तो वो नहीं मिला तो अब क्या करूँ, क्योंकि 5-6-7 साल 8 साल कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ आता भी नहीं था। अब चूँकि मैं गाँव में, तो ये खबर उड़ गई कि जो है कलेक्टर बनने गए हैं, तो अब मैं तो चाय की दुकान भी नहीं खोल सकता। अरे हमारे शहर का एक बड़ा उदाहरण है सर, अनुभव दुबे। वो लड़का अनुभव दुबे जी, चाय की घुमटी जब उन्होंने खोली होगी तो वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कितना कुछ झेला उन्होंने। लेकिन आज देखिए आप, तो सर करना पड़ता है, बातें नहीं करनी पड़ती, एक्शन में लाना पड़ती चीज़ें। श्री कृष्ण यही कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि अर्जुन कर्म करो। आप करेंगे तो सारी चीज़ें। अब आज का यूथ समस्या ये है कि कर्म नहीं करना चाह रहा, काम करना नहीं चाह रहा। बस ये है कि वो ये सोचता है कि एक कोई गीत आए जिस पर मैं रील बना दूं, मैं वायरल हो जाऊं और उसके बाद मेरे को पेड प्रमोशन आ जाए, मेरे को पैसे आने लगे और मैं भी दुबई जाऊं और वहाँ पर फिर काचा बादाम दैट इज़ करता रहूँ। तो ऐसा नहीं आपने भी होता है। यूथ की बात करी और भगवत गीता की बात करी। जी जी आज के टाइम पे दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो जहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ यूथ जाता जा रहा है, वहीं पर ना एक सेक्शन ऐसा भी है जो धर्म की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक झुकाव आ रहा है, लोग सुनना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन एक झुकाव आ रहा है। जैसे अभी नीम करोली बाबा हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, इन सबको सुनने वालों में एक बहुत बड़ा सेक्शन यंग जनरेशन का भी, यूथ का भी है। आपको क्या लगता है कि इनको सुनने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों को? हाँ हाँ सर बिल्कुल। संत हैं जो अच्छे संत हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, इन सभी संतों को सुनना चाहिए और फ़ायदा होता ही है। भगवत गीता का कितना बड़ा योगदान हो सकता है अगर एक स्टूडेंट या एक यूथ, यंग जनरेशन उसको पढ़े तो? भागवत गीता से बड़ी कोई किताब नहीं है सर। जितने भी सारे मोटिवेशन के जितने भी लेक्चर आप सुनेंगे और एक भागवत गीता पढ़ लेंगे तो बराबर है। मैंने कहीं लिखा था कि पुस्तकें 100,000 पढ़ लेना, या कि बस वेद 4 पढ़ लेना, और ज़्यादा ना पढ़ सको जो तुम, सिर्फ गीता का सार पढ़ लेना। तो भागवत गीता संपूर्ण है अपने आप में। और इसमें जो आपने धर्म की बात की, धर्म के प्रति लोगों की समझ भी बड़ी विचित्र है। लोग रिलीजियस या कास्टिज्म में उलझे हुए हैं। हमारे सत्य सनातन जो संस्कृति है, आपका मेरा धर्म जो है वो एक अलग चीज़ है। आपका मेरा धर्म क्या है पता है? मेरा धर्म है कविता लिखना। आपका धर्म है मेरे जैसे किसी अतिथि से बुला के उससे बातचीत करना। ये हमारा धर्म है।
हमारे में कर्म को धर्म माना जाता है। लेकिन हमारी जीवन पद्धति क्या है? वो है सनातन। हमारी पूजा पद्धति है सनातन। अगर कोई रास्ते में कोई जीव हत्या हो रही है और यदि मैं वो नहीं होने देता या कोई गरीब को मैं भोजन कराता हूँ तो ये मेरा धर्म है। हमने रिलीजियस और धर्म को मिक्स कर दिया। हम धर्म समझ ही नहीं पाए क्या है। एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु जी, उनका एक गीत है, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है। तो उसमें एक पंक्ति है कि धर्मराज धर्मावतार सदपथ अनुगामी, तुमसे बेहतर कौन जानता धर्म हमारा। धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, धर्म अगर संकट हो जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। कि यदि कोई रिलीजियस राष्ट्र धर्म से बड़ा हो जाए तो मैं अधर्म करने के लिए भी बाध्य हो जाऊं, तो अधर्म के साथ रहूं। जैसे जीव हत्या अधर्म है, लेकिन उस समय करूंगा जब राष्ट्र पे बात आएगी। तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। तो हम धर्म के मायने ही भूल गए। सही व्याख्या करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, जो बहुत कम है। मेरा आग्रह भी है और मैं कहना चाहूँगा कि ठेकेदारों को मत सुनो, जो अच्छी व्याख्या जो लोग करते हैं धर्म की उनको सुनो। हमारा धर्म इसीलिए सत्य सनातन, जो रिलीजियस, उसको रिलीजियस इसीलिए नहीं कहते हम लोग, धर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमको बहुत बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें सिखाई गई हैं। ये सिर्फ हमारे धर्म में नहीं होता, ये दूसरी जगहों पर भी होता है कि कोई एक धर्म का ठेकेदार बैठकर कुछ चीज़ बोल देता है जी, और जो अनुयायी होते हैं वो उस बात को मान लेते हैं, और उसी के नाम पर फिर आप देखिए देश क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो अराजकता फैलती है। कि नहीं साहब, उस फलां व्यक्ति ने हमारी किताब का रेफरेंस देकर ये बात कह दी थी। आप खुद उस किताब को पढ़ने नहीं जा रहे कि उसमें वाकई में वो चीज़ है या नहीं है। और आप सुनते किसको हो? जो आपको थोड़ा सा भड़का कर, थोड़ा सा इंस्टिगेट करके, थोड़ी चिंगारी लगाकर आपको भड़काएगा। मैं यही कहता हूँ, आप धार्मिक पुस्तकों का अर्थ मत निकालिए, आप उनकी व्याख्या समझिए। अर्थ और व्याख्या में क्या अंतर है? अर्थ जैसा लिखा है उसका सीधा सीधा जैसा मतलब समझ में आ रहा है वो अर्थ है, लेकिन हमारे जीवन से जोड़ के उसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक उसके मायने हो सकते हैं, ये उसकी व्याख्या है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है कोई मैं शेर या कोई जैसे तुलसीदास जी का एक दोहा याद आता है मुझे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आए। इसका अर्थ बताता हूँ मैं, अब अर्थ समझना। अर्थ ये है कि मेरा मन इस अनंत में कहीं सुख नहीं पाता, जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़ के जाता है और फिर जहाज पे लौट के आ जाता है। ये इसका अर्थ है। अब इसकी व्याख्या बताता हूँ मैं। मेरा जो मन है वो इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कहीं सुख नहीं पाता, सिर्फ प्रभु श्री राम के चरणों में सुख पाता है, या मेरे इष्ट के चरणों में सुख पाता है, मेरे आराध्य के चरणों में सुख पाता है। जिस प्रकार एक जहाज़ के पंछी का की जो स्थिति है कि वो भी एक बार जहाज़ से उड़ के तो जाता है, उस प्रकार मेरा मन भी इस माया रूपी चकाचौंध को देख के उड़ के तो जाता है। एक बार मेरा मन भी तो करता है कि मेरी भी रील बनाऊँ, मैं शराब पी लूँ, मैं और लंपट हो जाऊँ, या जो भी करना है इस जीवन में जो हो रहा है वो सब करूँ। लेकिन फिर जब मुझे याद आता है नहीं, असली सत्य तो कुछ और है, वो मेरा जहाज़ है, तो फिर वो जहाज़ पे लौट के वापस आ जाता है। ये इसकी व्याख्या है। अब ऐसा बताने वाले जितने लोग हैं उनको सुनिए आप। गौरव जी, आपने एक भगवान श्री राम के ऊपर कविता लिखी थी जी, बस वो बहुत सुनी है, बहुत सुनी गई है, कई जगहों पर बोली गई है। जी। उसके साथ ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा अगर वो आप सुना पाएँ तो। हाँ, उसका एक बंद तो मैंने आपको सुनाई दिया था, वो जब जानकी जी का जिक्र हो रहा था, तो मैं सुना देता हूँ। राम होना सहज तो नहीं है मगर, मैं तमाम राजनीति से इतर मैंने अपने श्री राम को कैसे देखा। राम होना सहज तो नहीं है मगर, जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी कीचड़, पंख के मध्य भी
खिलखिलाता हुआ हो, जलज जो गया हो वही राम है। ये पूरा गीत है, मैं इसका एक बंद सुना देता हूँ, फिर इसको हम खत्म करते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा राम होना सहज नहीं है और जो सहज हो गया वही राम है। राम किस तरह से सहजता के पर्याय हैं, मैं बताता हूँ। अभी जो हमने बात की कि यूथ को क्या करना चाहिए और कहाँ मात खाता है। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, एक व्यक्ति, एक राजकुमार जो समय के सबसे बड़े सम्राट के पुत्र हैं और जिनके सामने उनके पिता ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब ये राज सिंहासन तुम्हारा है, और 1 मिनट बाद ये पता चलता है कुछ समय बाद कि अब नहीं, ये राज सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें तो वन की ओर प्रस्थान करना है। इतना सा भी जो है उनके चेहरे का भाव नहीं बदलता और वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि राम परिश्रम करना जानते हैं। अगर वो वन की ओर नहीं गए होते तो वो कभी भी ईश्वर नहीं बनते या देवता नहीं, नरों में नारायण नहीं कहलाते। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है, राम होना सहज। ये गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका समय देने के लिए। थैंक यू। और बहुत इंस्पायरिंग बातें करी हैं आपने, बहुत आँख खोलने वाली बातें करी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई।